तो अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी कंट्री में या फिर कोई गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो आपको इनको टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये स्टैंडर्ड टर्म होती है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स। इको टर्म के हिसाब से डिफाइन किया जाता है कि एक्सपोर्टर के लिए सामान का एग्जैक्ट डिलीवरी पॉइंट कौन सा होगा, जहां से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की टोटल 11 इंको टर्म्स हैं। हर इंको टर्म्स में सामान का डिलीवरी पॉइंट अलग अलग है, जहां से आपके बायर की जिम्मेदारी स्टार्ट होगी, जिससे ये पता चलता है कि आपको कहां तक माल पहुंचाना है, उसका कितना कॉस्ट आएगा, इंश्योरेंस कौन लेगा, इंश्योरेंस क्लेम कौन करेगा। ओके, जैसे कि मान लो कि आपका इनकोटर्म्स के हिसाब से डिलीवरी पॉइंट ये है या ये है, ठीक है, जो भी हो, तो इसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बायर करेगा। जैसे कि गुड्स को शिप कराना, यहाँ ले जाना, उसके पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस करवाना और उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस तक ले जाना। ठीक है, तो ये सारी बातें इनकोटर्म्स में क्लैरिफाई की गई हुई है। तो ये सारी इनकोटर्म्स हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ओके, तो हमारा पहला इनकोटर्म्स है EXW, जिसका फुल फॉर्म है एक्स वर्क। ये एक जगह का नाम है और ये जो 11 इनकोटर्म्स हैं वो सारी की सारी जगह के नाम है जहां से आपके गुड्स का एक्सपोर्ट होगा, यानी उस जगह तक की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी आपके बायर की होगी। तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। मान लो कि यूएस का एक बायर है जिसकी कंपनी या वेयरहाउस टेक्सास में है, जो आपसे यहाँ इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट करवाना चाहता है और आपका वेयरहाउस मुंबई में है। तो आपका जो बायर है वो टेक्सास में है जिसका पोर्ट है हस्टन, और आप यहाँ मुंबई में है और आपका पोर्ट है JNPT। सो अभी आपको मशीनरी टेक्सास में एक्सपोर्ट करनी है, तो इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कंट्री हो गई और टेक्सास इंपोर्ट कंट्री। तो यहाँ मुंबई से JNPT पोर्ट तक का कार्गो बाय रोड जाएगा, उसके बाद वो बाय सी हस्टन पोर्ट तक जाएगा और फिर हस्टन पोर्ट से वापस बाय रोड वो जाएगा आपके बायर के फैक्ट्री या वेयरहाउस तक। तो इसमें आपके वेयरहाउस से आपके बायर के वेयरहाउस तक क्या क्या स्टेप होंगे वो समझते हैं और ये जान लेते हैं कि एक्स वर्क में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक होगी। तो इसमें सबसे पहले ये जान लो कि कोई भी इनको टर्म्स में तीन बातें मेन होती है। एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी होगी, सेलर की या बायर की। ठीक है, देन होता है कॉस्ट, तो कॉस्ट बेयर कौन करेगा, यानी सामान को एक्सपोर्ट करने का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो कौन देगा और कहां तक का देगा। फिर है रिस्क, अगर कोई नुकसान हो जाता है सामान का तो उसका खर्चा कौन देगा। तो एक्स वर्क में देखते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और कहां तक की है, और बाकी की कितनी प्रोसीजर आपका बायर करेगा। ठीक, तो एक्स वर्क में काफी सिंपल है। इसमें आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ आपके वेयरहाउस तक की होगी, यानी बायर को मशीनरी आपकी फैक्ट्री या वेयरहाउस से उठानी पड़ेगी। मतलब आपको मशीनरी आपके फैक्ट्री के बाहर पैक करके रख देनी है। उसके बाद की जितनी भी प्रोसीजर होगी वो आपका बायर करेगा। तो इसमें कौन कौन सी प्रोसीजर उसको करनी पड़ेगी और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपने तो मशीनरी पैक करके फैक्ट्री के बाहर रख दी, तो उसको ट्रक लेके आपकी फैक्ट्री तक आना पड़ेगा। फिर ये जो मशीनरी है वो ट्रक में लोड करवानी पड़ेगी। ओके, देन उसको ट्रक ले जाना पड़ेगा JNPT पोर्ट तक। तो इंडिया में उसको CHA हायर करना पड़ेगा, CHA की फीस भी आपका बायर ही देगा। देन उसको यहाँ पे गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद उसको कार्गो वेसल में लोड करवाना होगा और फिर उसके हस्टन पोर्ट तक ले जाना होगा। तो JNPT पोर्ट से हस्टन पोर्ट का जो भी फ्राइट चार्ज होगा वो भी आपका बायर ही देगा, और जो इंश्योरेंस क्लेम करना होगा, जो इंश्योरेंस लेना होगा, वो भी आपका बायर ही लेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे बाई प्लेन और बाई रोड भी ले जा सकते हैं। अगर भूटान और ऐसी कोई कंट्री हुई, नेपाल भूटान जैसी, तो आप बाई रोड भी ये डील में वर्क हो सकता है। देन वो यहाँ पे उसके पोर्ट पे गुड्स को अनलोड कराएगा, उसका खर्चा भी आपका बायर ही देगा। देन यहाँ पे वो कस्टम क्लियरेंस कराएगा, और कस्टम ड्यूटी पे करेगा। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद वापस वो गुड्स को ट्रक में लोड कराएगा और उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस तक ले जाएगा, और उसका जो खर्चा होगा वो भी आपका बायर ही करेगा। यानी एक्स वर्क में आपकी जिम्मेदारी कहां तक हुई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक हुई, सिर्फ आपकी फैक्ट्री तक।
यानी आपने आपका जो भी गुड्स है, जो भी मशीनरी वो फैक्ट्री के बाहर पैक करके रख दिया, फिर आगे की सारी जिम्मेदारी आपके बायर की होगी, जैसे अभी मैंने बताया। तो आप जब भी डील करोगे एक्स वर्क में, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा 50 XYZ मशीनरी, EXW या एक्स वर्क जो भी हो। ओके, फिर एबीसी फैक्ट्री आपकी कंपनी का जो भी नाम हो, और साथ में मुंबई, इंडिया। ओके, देन इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना पड़ेगा, तो इसमें आपको कॉमर्शियल इनवॉइस देना पड़ेगा, पैकिंग लिस्ट देना पड़ेगा, और जिस ट्रक में अपने मशीनरी लोड होगी आपकी मशीनरी, उसकी रिसिप्ट बना के आपको देनी होगी। ओके, तो अब ये जान लेते हैं कि ये टर्म यूज कब होती है। तो एक तो आपकी प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए, नई हो, और आपके अलावा ये प्रोडक्ट किसी और के पास ना हो, और सबसे मेन बात कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो। वरना कोई भी इस टर्म में डील नहीं करेगा। आपका बायर आपको मुंह पे बोल देगा कि भाई तेरे जैसे 50 पड़े मार्केट में जो मेरे फैक्ट्री तक माल दे जाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म में ज्यादा डील होती नहीं है। दूसरा, कि आपका जो बायर है उसका अगर यहाँ इंडिया में काफी अच्छा सेटअप है, ओके, और उसको लगता है कि आपने जो उसको प्राइस दी है मशीनरी इंपोर्ट करने एक्सपोर्ट करने की, उससे कम प्राइस में अगर वो डील कर सकता है, वो उसकी मशीनरी इंपोर्ट करवा सकता है, तो ये एक्स वर्क में डील करेगा। जैसे मान लो कि आपने जो मशीनरी 50 मशीनरी एक्सपोर्ट आप जो कर रहे हो, ठीक है, तो आपने पर मशीन आपने उसको कॉस्ट दी है $500। तभी उसको लगता है कि मैं $450 में ये मशीनरी इंपोर्ट करवा लूंगा, तो वो क्या है कि पर मशीन $50 उसके सेव कर लेगा, यानी कितने हो गए, $2500 उसके बच गए। ठीक है, तो ही इस टर्म में डील होगी, अदरवाइज इस टर्म में कोई डील होती नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारी जो दूसरी टर्म है वो है FCA, फ्री कैरियर। अभी फ्री कैरियर में आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये जो रेड पॉइंट है, ठीक है, वो बढ़ते जाएंगे। ये जो रेड पॉइंट है, जितने भी वो प्लेस हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था इनको टर्म्स में कि ये जितनी भी इनको टर्म्स हैं वो सारी जगह के नाम हैं। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसमें आपको गुड्स बायर के बताए गए प्लेस पे पहुंचाना होता है। फिर वो प्लेस कोई भी हो सकता है, कोई वेयर हाउस हो सकता है, नजदीकी कोई ICD हो सकती है, कोई खाली ऐसा बड़ा खेत हो सकता है जहां पे वो गुड्स को उसके ट्रक या कंटेनर में लोड करवा सके। अभी उसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगी वो आपके बायर की होगी। ओके, जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया था, इनको टर्म्स जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क बताती है कि कहाँ तक हमें गुड्स को डिलीवर करना है। जहां पे हम गुड्स को डिलीवर करेंगे वहां तक का खर्चा भी हमें करना है, और वहां तक का जो रिस्क होगा वो भी किसका होगा, हमारा होगा। ओके, तो इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो सबसे पहले तो आपके सामान को आपके फैक्ट्री में आपको पैक करवाना होगा। ओके, तो पैकिंग की कॉस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाएगी। ठीक है, वो आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके बाद FCA में सामान का लोडिंग भी कौन करवाएगा ट्रक में, तो कि आपको करवाना होगा, और उसका खर्चा भी कौन करेगा, तो कि आप करेंगे। उसके बाद आपके बायर ने जो भी प्लेस मेंशन किया है कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी फैक्ट्री या वेयरहाउस होगा, वहां पे आपको गुड्स ले जाना है। ठीक है, तो यहां तक की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क होगी वो आपकी होगी, और यहां से आगे की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क जो भी होगा वो आपका बायर बेयर करेगा। ठीक है, तो इसमें आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क क्या होगा, जैसे कि सामान को पोर्ट पे कौन ले जाएगा, तो कि भाई आपका बायर ले जाएगा। ओके, तो यहाँ इंडिया में CHA भी वही हायर करेगा, और उसकी CHA की जो फीस होगी वो भी आपका बायर देगा। देन वो पोर्ट पे गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराएगा। ठीक है, यहाँ पे गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराएगा। देन वो यहाँ से गुड्स को लोड करवा के उसके पोर्ट तक का जो भी फ्राइट चार्ज होगा, फ्राइट चार्जेस आपका बायर बेयर करेगा, और इंश्योरेंस भी आपका बायर ही लेगा। ओके, इसमें भी आप एक्स वर्क की तरह बाई प्लेन और बाई रोड गुड्स को ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी आपका बायर, सॉरी। फिर वहां पे सामान का, यहाँ पे वो अपने पोर्ट पे सामान का अनलोडिंग करवाएगा। ठीक है, गुड्स का, तो यहाँ पे वो गुड्स अनलोड करवाएगा, और उसका जो भी खर्चा होगा वो भी आपका बायर देगा। देन वो यहाँ पे गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराएगा।
कस्टम क्लियरेंस कराने के बाद वो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करेगा, उसका जो भी जितना भी खर्चा होगा वो आपका बायर करेगा, और फिर यहाँ से वो ट्रक में गुड्स को लोड करा के उसके फैक्ट्री और वेयर हाउस तक ले जाएगा, और ये जितना भी खर्चा होगा उसका वो आपका बायर ही उठाएगा। ओके। अभी इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे, तो एफसीए में लिखा जाएगा कि भाई XYZ गुड्स, यानी आपकी जो 50 जो मशीनरी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एफसी है, ठीक है। देन आपको लिखना होगा वेयर हाउस या जो भी आईसीडी आपके बायर ने आपको जो भी प्लेस मेंशन किया होगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसका नाम आएगा मुंबई और इंडिया। ओके। अभी इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोवाइड करने होंगे आपके बायर को, तो एक है आपका कॉमर्शियल इनवॉइस, देन पैकिंग लिस्ट जो आपने गुड्स फैक्ट्री में आपने पैक करवाया था वो, और जो ट्रक में आपने गुड्स लोड किया था उसकी रिसिप्ट देनी रहेगी। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारा एफएस, फ्री अलोंगसाइड शिपमेंट। देखिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इनको टर्म्स में, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क बढ़ता जाएगा। अभी इस टर्म में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक की है, तो कि भाई पोर्ट तक की है। ठीक, यानी इस टर्म में एफएस में अगर आपकी डील होती है तो आपको क्या क्या प्रोसीजर करनी रहेगी, तो सबसे पहले तो आपका जो गुड्स है उसको आपके फैक्ट्री या वेयरहाउस में पैक करना होगा, और पैकेजिंग का जितना भी खर्चा आएगा वो आपको उठाना है। देन गुड्स को ट्रक में लोड करवाना होगा, एंड ट्रक में लोड करवा के जेएनपीटी पोर्ट तक उसको ले जाना होगा, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा वो आपको उठाना है। देन आपको यहाँ इंडिया में सीएचए भी आपको ही हायर करना है, और उसकी जो भी फीस होगी वो आपको देनी है। ठीक है। फिर गुड्स का कस्टम क्लियरेंस भी आप ही को कराना है, लेकिन गुड्स को वेसल पे लोड आपको नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है, क्योंकि आपके टर्म्स में लिखा है फ्री अलोंग साइड शिपमेंट। अलोंग साइड का मतलब क्या है कि बाजू में, यानी आपको गुड्स को वेसल के बाजू में छोड़ देना है। ठीक है। अब इसके आगे की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जितनी भी प्रोसीजर होगी, वो आपका बायर करेगा। अब आपके बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो कि भाई वो गुड्स को उसको वेसल पे लोड करवाना होगा। देन जेएनपीटी पोर्ट से हस्टन पोर्ट तक का जो भी फ्राइट चार्ज होगा वो आपका बायर देगा। ठीक है। देन इंश्योरेंस भी वही लेगा। देखिए ये जो टर्म है वो प्लेन में और बाय रोड में यूज नहीं होती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। फिर वो गुड्स को उसके पोर्ट पे अनलोड कराएगा। अनलोड कराने के बाद गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराएगा, एंड देन इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा। इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बाद गुड्स को ट्रक में लोड करवा के उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस तक ले जाएगा, और ये जितनी भी प्रोसीजर और जितना भी खर्चा है वो कौन देगा, तो वो आपका बायर देगा। ओके, ये जितना भी खर्चा होगा वो ही उठाएगा। अब ये जो टर्म है वो ज्यादातर बल्क कार्गो में ही यूज होती है, जैसे कि आयन और है, कॉल है, उसको क्या वेसल के बाजू में रख सकते हो, और उसको लोड करना भी इजी है, तो आराम से इजीली लोड कर सकते हैं, पर कंटेनर को वेसल के बाजू में नहीं रख सकते। तो प्रैक्टिकली ये जो टर्म है वो कंटेनराइज्ड कार्गो में यूज नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी इसको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखना है, देखिए 10,000 टन आयन ऑन FAS टर्मिनल XYZ जेएनपीटी पोर्ट मुंबई। ठीक है। अब इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके बायर को प्रोवाइड करने होंगे, तो सिंपल है, कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और ट्रक रिसिप्ट देना है। देखिए ये जो टर्म है वो ज्यादा यूज नहीं होती है, तो आपको इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे, जो है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। अभी इंटरनेशनल बिजनेस की हम बात करें तो ये जो टर्म है वो सबसे ज्यादा यूज होती है, और आगे की जो दूसरी दो टर्म्स हैं CFR और CIF, ऑलमोस्ट 90% बिजनेस या 95% बिजनेस यही तीन टर्म्स में होता है। अभी FOB का फुल फॉर्म क्या है कि भी फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब क्या है कि ये जो आप शिप देख रहे हो, ठीक है, उसका जो बेस होता है ऊपर का, यहाँ का जो बेस है उसे हम बोर्ड कहते हैं। अभी ऑन बोर्ड यानी इसके ऊपर, यानी आपको सामान जो है वो वेसल पे लोड करवाना रहेगा, यानी इस टर्म में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क कहाँ तक आएगा, गुड्स को वेसल पे लोड करने तक का। ठीक है। और उसके आगे की सारी जिम्मेदारी आपके बायर की होगी। तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो कि भाई आपके वेयरहाउस में गुड्स को पैक करवाना होगा। ओके, तो पैकिंग का जितना भी खर्चा होगा वो आपको करना होगा, ट्रक में गुड्स को लोड करवा के जेएनपीटी पोर्ट पे ले जाना होगा। ठीक है। यहाँ पे सीएचए भी आप ही को हायर करना होगा, और उसकी फीस भी आपको ही देनी पड़ेगी। कस्टम क्लियरेंस कौन कराएगा,
तो भाई आप कराएंगे, कस्टम क्लियरेंस भी आपको कराना है, देन आपके कार्गो को वेसल पे लोड भी आप ही को कराना है, ठीक है। और वेसल पे लोड कराने का जो भी खर्चा आएगा वो आपको ही देना है। अब इसके आगे की सारी जिम्मेदारी आपके बायर की होगी, और वो क्या होगी वो अब आप अच्छे से जानते होंगे। इन शॉर्ट यहां से सारा खर्चा और रिस्क आपके बायर का होगा, ठीक है। अभी इस टर्म को आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए भाई 50 XYZ मशीनरी FOB JNPT पोर्ट मुंबई इंडिया। अब इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने रहेंगे आपके बायर को, देखिए भाई कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, और सबसे मेन डॉक्यूमेंट आता है आपका बिल ऑफ लेडिंग। ओके, आप जब कार्गो वेसल पे लोड करोगे तब शिपिंग लाइन आपको बिल ऑफ लीडिंग इश्यू करेगी, ठीक है। और आपने बिल ऑफ लेडिंग आपके बायर को नहीं भेजा तो वहां पे वो अपना गुड्स रिलीज नहीं कर पाएगा। बिल ऑफ लेडिंग के बारे में आगे हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये हो गई हमारी FOB टर्म। अभी आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे जो है CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट। ये टर्म्स भी काफी यूज होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया था 3 टर्म्स के बारे में, ये उसमें से एक है। अभी इस टर्म में आपकी एक्सपोर्ट की जो जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके पोर्ट तक की है, पर खर्चा आपको सामने वाले पोर्ट तक का देना है। मतलब कि आपके वेयरहाउस में से गुड्स को पैकिंग करने से लेके JNPT पोर्ट पे आपका गुड्स कार वेसल पे लोड करवाने तक का जो खर्चा है वो आपको करना है। लेकिन इसमें एक और चीज आपकी ऐड हो जाएगी, जो है सामने वाले पोर्ट तक का फ्राइट चार्ज। सामने वाले पोर्ट तक का जो भी फ्राइट चार्ज होगा वो आपको पे करना है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उसके पोर्ट तक का खर्चा देने की है। अगर बीच में अगर गुड्स डूब गया या खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपके टर्म में नहीं लिखा है। तो इंश्योरेंस भी इस टर्म में आपका बायर ही लेगा, ठीक है, अगर उसको सेफ रहना है तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्लस इसके पोर्ट पे गुड्स को अनलोड कराने से लेके कस्टम क्लियरेंस से लेके सारी जितनी भी प्रोसीजर है उसके वेयरहाउस तक गुड्स को ले जाने की, वो कौन करेगा, आपका बायर करेगा। और उसका जो भी खर्चा होगा वो आपका बायर ही उठाएगा, ठीक। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखना है, देखिए भाई 50 XYZ मशीनरी CFR ABC टर्मिनल हस्टन पोर्ट टेक्सास US। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पोर्ट लिखना है क्योंकि आपने वहां तक का खर्चा दिया हुआ है, कि आपने वहां तक की जो कॉस्ट पे की है। तो अभी इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बायर को प्रोवाइड करने होंगे, तो कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और बिल ऑफ लेडिंग, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। यानी वेसल पे कार्गो आपको लोड करना है, डेस्टिनेशन पोर्ट तक का जो भी चार्जेस है वो भी आपको पे करना है। लेकिन यहां पर आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इस टर्म में आपको ही लेना है। अगर आप CIF में डील कर रहे हैं तो इंश्योरेंस आपको लेना है, क्योंकि आपके इंको टर्म्स में लिखा है, ओके। तो अब इस टर्म में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट एंड रिस्क क्या होगा, देखिए भाई फैक्ट्री पे गुड्स को पैकिंग जो है वो आप करेंगे, उसका खर्चा भी आप बेयर करेंगे। देन ट्रक में गुड्स को लोड करवा के JNPT पोर्ट तक आप ले जाएंगे। यहाँ पे CHA आप हायर करेंगे, जो भी फीस होगी वो आप पे करेंगे। कस्टम क्लियरेंस करवा के कार्गो को गुड्स में लोड करवाएंगे। देन JNPT पोर्ट से हस्टन पोर्ट तक का जो भी फ्राइट चार्ज होगा वो भी आप पे करेंगे, ओके। और इंश्योरेंस भी आप लेंगे, ओके। लेकिन इसमें आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपके पोर्ट तक की रहेगी। आपने जो इंश्योरेंस लिया हुआ है वो आपके बायर के बिहाफ में लिया है। आपको यहाँ पे इंश्योरेंस लेके उसकी जो कॉपी है वो आपके बायर को भेज देनी है। और अगर बीच में कोई नुकसान हुआ, ओके, गुड्स अगर पानी में डूब गया या वेसल डूब गया या गुड्स में कंटेनर में आपके पानी चला गया या कुछ डैमेज हो गया, जो भी हो गया, तो उसका जो क्लेम है वो आपका बायर करेगा, ठीक। अब आप ये सोचोगे कि इंश्योरेंस तो हम यहाँ ले रहे हैं इंडिया में, तो बायर वहां कैसे क्लेम करेगा। तो देखिए, आप जो भी बैंक से इंश्योरेंस ले रहे हो वो बैंक आपको तभी मरीन इंश्योरेंस दे पाएगी जब उसका सामने कोई जो सामने जो कंट्री है वहां खुद का ब्रांच हो,
या किसी बैंक के साथ उसका टाइप हो, तो ही वो मरीन इंश्योरेंस जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, ताकि जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो फॉरेन बायर वहां से इंश्योरेंस को क्लेम कर सके। ओके, तो देखिए आप ये जो भी खर्चा कर रहे हो पैकिंग से लेके गुड्स को एक्सपोर्ट करने का, हम आगे से जो देख रहे हैं, ये पैकिंग का खर्चा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, फ्राइट, अभी आपने इस टर्म में इंश्योरेंस भी लिया है, ठीक है, तो ये जितना भी खर्चा है वो आपको आपका बायर ही देगा। ये जितना खर्चा है वो सारा आपको आपके बिल में ऐड करना है, ठीक है, एक एक पैसा आपका बायर ही आपको देगा, बस आपको एडवांस में पे करना है, दैट्स इट। ओके, अब इसके आगे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके बायर की, वो तो आप जानते ही हैं, जैसे कि गुड्स को अनलोड कराएगा, ठीक है, कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, फिर कस्टम ड्यूटी पे करके गुड्स को ट्रक में लोड करके उसके वेयरहाउस या फैक्ट्री तक वो ले जाएगा, और जितना भी खर्चा होगा वो सब आपका बायर करेगा। ओके, अब इसको आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखेंगे, देखो भाई 50 XYZ मशीनरी CIF ABC टर्मिनल हस्टन पोर्ट टेक्सास, क्योंकि आप फ्लाइट चार्ज कहाँ तक का दे रहे हैं, हस्टन पोर्ट का। ओके, जैसे हमने CFR में देखा था। अब इसमें आपको बायर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने रहेंगे, तो भाई कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग एंड इंश्योरेंस की कॉपी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे, जो है CPT, करेज पेड टू। अब इस टर्म में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बायर के पोर्ट या उसके आईसीडी तक की होगी, मतलब कि ये हस्टन पोर्ट या और उसके वेयरहाउस के बीच में जो भी आईसीडी आती होगी, ओके, वहां तक की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यानी या तो उसके पोर्ट पे, अगर वो बोलता है पोर्ट पे तो पोर्ट पे, अदरवाइज अगर वो कहता है कि भाई मुझे ये आईसीडी तक मेरा गुड्स चाहिए, तो वहां तक का जो पेमेंट होगा, जो भी खर्चा होगा, वो आपको देना रहेगा। यानी अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क आपके बायर के पोर्ट तक ही है, ठीक है, लेकिन इस टर्म में आपको इंश्योरेंस नहीं लेना है, क्योंकि आपके इंको टर्म्स में नहीं लिखा है, इंश्योरेंस आपका बायर ही लेगा। पर इस टर्म में बायर के पोर्ट पे जो गुड्स की अनलोडिंग होगी यहाँ पे, ओके, गुड्स की जो अनलोडिंग होगी वो नेगोशिएबल होगी, तो इसमें आपको बायर बोल सकता है कि भाई गुड्स जो है वो आप अनलोड करा के दो। ओके, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा खास करके तब आपका बायर बोलेगा कि जब वो कोई डेलिकेट प्रोडक्ट आपसे परचेस कर रहा हो, या कोई कांच की प्रोडक्ट परचेस कर रहा हो, तो ऐसा केस में क्या है कि वो अपने ऊपर अनलोडिंग की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, क्योंकि क्रेन से क्या है, लोडिंग और अनलोडिंग में डैमेज हो गया तो उसको लॉस हो जाएगा, तो वो जिम्मेदारी क्या है, सारी की सारी आप पे डाल सकता है, और उसके बाद की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क है, वो आपका बायर बेयर करेगा। ओके, और वो क्या होगा वो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें आप को कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे, आप इसमें देखिए भाई 50 XYZ मशीनरी CPT ABC टर्मिनल, ओके, हस्टन पोर्ट या वो जो भी आईसीडी कहेगा तो वो आईसीडी, टेक्सास US। ओके, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने रहेंगे, तो भाई कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल, क्योंकि इसमें आप बाई प्लेन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, तो जब आप बाई प्लेन एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको एयरवे बिल मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी CIP, करेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। अभी ये जो टर्म है वो बिल्कुल CPT की तरह ही है, बस इस टर्म में सिर्फ और सिर्फ जो फर्क है वो इंश्योरेंस का है, बाकी सब एज इट इज CPT की तरह है। ठीक, तो इसमें आपको JNPT पोर्ट से हस्टन पोर्ट तक का इंश्योरेंस आपको लेना रहेगा, क्योंकि आपके इंको टर्म्स में लिखा है। ठीक, बस दैट्स इट। अगर रास्ते में कुछ हुआ तो उसका क्लेम कौन करेगा, तो वो आपका बायर करेगा। ओके, तो अभी इसको आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखेंगे, तो भाई 50 XYZ मशीनरी CIP ABC टर्मिनल हस्टन पोर्ट, या जो भी आपके बायर ने आईसीडी आपको बताई है वो आप लिखेंगे टेक्सास और US। ओके, अभी इसमें आप डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रोवाइड करेंगे, देखो भाई कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग एंड इंश्योरेंस कॉपी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, हमारी जो नेक्स्ट टर्म है DPU, डिलीवर्ड एट प्लेस एंड अनलोडेड। तो अब तक जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क था वो आपके बायर के पोर्ट तक था, पर उसमें गुड्स के अनलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं थी, और जिस टर्म में थी उसमें भी नेगोशिएबल थी। पर इस टर्म में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क थोड़ा और बढ़ जाएगा। इस टर्म में आपको अपना गुड्स आपके फैक्ट्री या वेयरहाउस से लेके बायर के डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाना है। ओके, तो आपको आपके फैक्ट्री से लेके आपके
बायर ने जो भी पोर्ट बोला है या फिर आईसीडी बोली है तो आईसीडी तक आपको पहुंचाना रहेगा। ठीक है, तो वो आईसीडी भी हो सकती है। और इस टर्म में गुड्स की जो अनलोडिंग होगी वो 100% आपकी होगी। ओके, और इस टर्म में जो मरीन इंश्योरेंस है वो भी आप ही को लेना होगा, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। तो इंश्योरेंस भी आपको ही लेना है। ओके, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क आपका बायर बेयर करेगा, यानी कस्टम क्लियरेंस से लेके उसकी फैक्ट्री या वेयरहाउस तक का जो भी अरेंजमेंट करना होगा, ओके, वो आपका बायर करेगा। यानी इस गुड का कस्टम क्लियरेंस करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी भी वही पे करेगा, आपका बायर पे करेगा। ओके, ये तो कस्टम क्लियरेंस वो करेगा। ठीक है, वो कस्टम क्लियरेंस यहाँ पे भी करवा सकता है, या अगर उसने आईसीडी बोला है तो आईसीडी पे भी कस्टम क्लियरेंस करवा के उसके गुड्स को ट्रक में लोड करवा के उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस तक आपका बायर ले जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखेंगे, तो भाई 50 XYZ मशीनरी डीपीयू एबीसी टर्मिनल हस्टन पोर्ट, या जो भी आईसीडी है वो टेक्सास यूएस। ओके, अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से प्रोवाइड करने रहेंगे, इसमें तो भाई कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, ओके, एयरवे बिल एंड इंश्योरेंस कॉपी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पे, डीएपी, डिलीवर एट प्लेस। अब इस टर्म में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क आपके लिए ऐड हो जाएगा। अब इस टर्म में आपका बायर आपको जो प्लेस कहेगा वहां तक आपको कार्गो डिलीवर करना होगा, यानी कि आपको उसके पोर्ट या आईसीडी में कार्गो अनलोडिंग करवाना है। कार्गो अनलोडिंग होने के बाद गुड्स का कस्टम क्लियरेंस आपका बायर कराएगा। यानी अगर वो पोर्ट पे बोलता है तो पोर्ट पे, अगर आईसीडी पे बोलता है तो आईसीडी पे गुड्स को जो भी है अनलोडिंग आपको कराना है। बट उसका जो कस्टम क्लियरेंस है वो आपका बायर कराएगा, और इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो आपका बायर पे करेगा। ओके, पर उसके बाद उस गुड्स को ट्रक में लोड करने की और बायर के फैक्ट्री या वेयरहाउस तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क आपका रहेगा। बस इसमें आपको गुड्स को उसके प्लेस पे अनलोड नहीं करना है, आपको ट्रक उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस पे खड़ा कर देना है। यानी इस टर्म में आपका बायर सिर्फ कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा, और उसके प्लेस पे गुड्स को अनलोड आपका बायर करेगा। बाकी सब जिम्मेदारी और खर्चा आपको ही करना है। ओके, अब इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए भाई 50 XYZ मशीनरी डीएपी एबीसी फैक्ट्री या वेयरहाउस टेक्सास यूएस, और आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या देना है, तो भाई कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, इंश्योरेंस कॉपी। ओके, ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पे। तो जैसे कि हमने सबसे पहला इनको टर्म्स देखा था एक्स वर्क, उसमें बायर आपके फैक्ट्री या वेयरहाउस से गुड्स को लेके जाता था उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस से, यानी बायर यहाँ पे आता था आपके गुड्स को लेके, फिर वापस उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस तक गुड्स को ले जाता था, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क था वो आपका बायर बेयर करता था। सेम इसमें उल्टा है, आपको गुड्स को आपके फैक्ट्री या वेयरहाउस से पैकिंग करके उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस पे कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट और रिस्क आपको बेयर करना है। यानी कि आप उसके पोर्ट पे गुड्स को अनलोड भी कराएंगे यहाँ पे, ओके, फिर यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस भी आप ही कराएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी भी आप ही पे करेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है वो सब कुछ आप करेंगे, गुड्स को ट्रक में लोड करवा के उसके फैक्ट्री या वेयरहाउस तक आप ही डिलीवर करेंगे। बस इसमें आपको गुड्स को अनलोड नहीं करवाना है, वो आपका बायर करेगा। ओके, बाकी सब कुछ आपको करना है, आपके फैक्ट्री वेयरहाउस में गुड्स को पैक करना है, जेएनपीटी पोर्ट तक ले जाना है, कस्टम क्लियरेंस यहाँ का भी आपको करना है। ठीक है, कार्गो लोड करके हस्टन पोर्ट तक आपको ले जाना है, फ्राइट चार्ज भी आप लेंगे, इंश्योरेंस भी आप लेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ आपको ही करना है। तो अब इसको आप कॉन्ट्रैक्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए भाई 50 XYZ मशीनरी डीडीपी एबीसी फैक्ट्री वेयरहाउस टेक्सास यूएस। ठीक, और आपको डॉक्यूमेंट में क्या देना रहेगा, देखिए भाई कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल और इंश्योरेंस कॉपी। देखिए ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने बहुत जो मेन डॉक्यूमेंट है वही बताए हैं, बाकी जो आपका बायर आपको जो जो बोलेगा
ठीक है, आपकी डील किस में हुई होगी, तो आपको एलसी है या बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी है वो हम पेमेंट टर्म्स में देखेंगे। फाइटो रजिस्टर है या आपका आरसीएमसी सर्टिफिकेट, वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है। ओके, तो वो आपकी डील के हिसाब से रहेंगे, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जितने भी बताए इनको टर्म्स में, वो मेन डॉक्यूमेंट है। ओके, अब ये जो लास्ट 3 टर्म्स हैं, ये जो है अपने देखी, एक तो है डीपीयू, देन अपने डीएपी एंड ये डीडीपी। तो ये जो 3 टर्म्स हैं वो बहुत ही कम यूज होती है, क्योंकि इन टर्म्स में डील करने के लिए आपका एक अच्छा खासा फॉरेन सेटअप होना जरूरी है, और उस कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोड भी होना जरूरी है, वरना आप इसमें डील नहीं कर सकते। इसलिए ये टर्म्स ज्यादा यूज नहीं होती है। मैंने जैसे आपको कहा था कि जो 95% जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, ओके, 95%, ठीक है, वो 3 टर्म्स में ही होता है। एक तो था एफओबी, दूसरा अपना सीएफआर और सीआईएफ। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स में ही आपका पूरा 95% पूरा ट्रेड इसी में होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा इंको टर्म्स।